हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 8 का व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इसका टॉपिक है कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन गई है। तो पार्लियामेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, मतलब ये किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ते जाएंगे। इस चैप्टर को अच्छे से फॉलो करो और इसके जो नोट्स हैं इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ में। मैंने इसी चैप्टर के जो शॉर्ट हैंड की वर्ड्स हैं उनको अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो पहला आ रहा है टॉपिक, पहले नाम से शुरू करते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा संस्था है या ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में, पहली चीज किसके लिए, डिसीजन मेकिंग में। अब आपको आगे वाला जो अपन टॉपिक पिकअप करेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी कि पीपल को डिसाइड करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर लोग बाग पार्टिसिपेट कर सके, मतलब अपनी इच्छा बता सके गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए। आप सभी को पता है अपन हर 5 साल के अंदर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट अपने लिए बैठी है वहां पे, जो अपने लिए काम कर रही है, उसको अपने अपन डिसीजंस बता सके। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है कि कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट को। कोई ऐसा एक्शन है गवर्नमेंट का जो कि हमें लग रहा है गलत है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए, तो हम उस चीज को सही कर सकते हैं। तो आपको अगर पहला आए चीज की पार्लियामेंट क्यों चाहिए, क्यों इसलिए चाहिए जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग बता सके किसकी, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, इंडिया के लोगों की बता सके डिसीजन कि उनके क्या राय है। ठीक है, और हम बता सके कि कैसे हमको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। ठीक है, दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसीलिए एक सिंबल है, जैसे आपको पता है अपने सिंबल है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी नेशनैलिटी, हमारे कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, आप सबके पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड भी है आजकल सबके पास, तो वो जो आपका आधार कार्ड है वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है पार्लियामेंट। ठीक है, एक आइडेंटिटी कार्ड है कि हाँ हम डेमोक्रेटिक है। क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पीपल की चॉइस चलती है, जहाँ पे पीपल के डिसीजंस काउंट होते हैं, पीपल जैसा चाहे वैसा कर सकती है। गवर्नमेंट अपना अधिकार सिर्फ एक अच्छे हित के लिए ही जता सकती है। ठीक है, तो पीपल डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट को, पीपल बनाते हैं गवर्नमेंट को। हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है। कभी कभी गवर्नमेंट को हम अगर गलत कर रही है तो उसको 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। अब अपन बात करते हैं इसको कि पीपल को डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है कि अपन इलेक्ट, अपनी जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया था 15 अगस्त 1947। ठीक है, 1947 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। बट इससे पहले की बात करें, थोड़ा सा पहले चलते हैं इससे, तो इससे पहले आप देखोगे कि हम लोग पे किसका अधिकार था, कौन हमको दबाव में रखता था, ब्रिटिशर्स। इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमको मजबूर करा। ठीक है, हमारी जो राइट्स थी, मतलब हमारे जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थी, उनको भी इनने डिस्ट्रॉय करा। इन मतलब वोट करने के लिए नहीं, हमको फोर्सफुली ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दी हमको, मतलब हमारे अधिकार नहीं दिए, बोलने का अधिकार नहीं था हमें, हमें उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अत्याचार करे। और फिर इनने फोर्स करा हमको चीज़ों के लिए, जैसे फोर्स करा हमको टैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज ये लेके आए हमारे ऊपर जिससे कि हम एक दबाव में रह सके, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट किसका हो, प्रॉफिट किसका हो, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो और हमारा प्रॉफिट क्या हो, लो। ठीक है, तो ये जो फोर्स था, ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी प्री इंडिपेंडेंट एरा के अंदर, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट एरा मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, तो हमने एक बहुत ही लॉन्ग डिफिकल्ट स्ट्रगल करा है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रिसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट
स्ट्रगल, ठीक है। तो हमने एक लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल करा इन सबको, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने में। इनने 200 साल तक हमारे ऊपर राज करा, तो इसलिए इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी था, ठीक है। तो पीपल के अंदर जब हम ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो लॉन्ग और डिफिकल्ट सिचुएशन से हम कैसे बाहर आए? हमने नेशनल मूवमेंट्स चलाए, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये बहुत सारे, गांधी जी आए थे, आपको बताओ। तो ये जो नेशनल मूवमेंट्स थे, उनके अंदर लोगों को बताया गया, क्या बताया गया सबको? पहले किसी को नहीं पता था, क्योंकि लिटरेसी रेट कम थी। लिटरेसी रेट बोले तो एजुकेशन लेवल हमारे इंडिया के अंदर कम था, इसलिए जो लोग थे वो अवेयर नहीं थे अपने अधिकारों को लेके। तो जैसे नेशनल मूवमेंट आए, उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने लोगों को बताया कि आपके पास आपके मौलिक अधिकार है, आपके पास जीने का अधिकार है, आप फ्रीडम से जी सकते हो, मतलब आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए जैसे गवर्नमेंट कर रही थी। आपको फ्रीडम है, ठीक है, आपको आज़ादी है, आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पहले क्या करते थे ब्रिटिशर्स? हमको जो मेन और वुमेन के अंदर जेंडर बायसनेस लेके आ गए थे, ऊंची और नीची जात के बीच में, जैसे अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में भी एक इनने डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। उस चीज़ को भी गांधी जी ने, आपको पता हो तो, हरिजन मूवमेंट चलाया था, ठीक है, जिससे कि इक्वालिटी हो सके, हम सब बराबर हैं, इस चीज़ को वो प्रूव करा था उन्होंने। तो उन्होंने क्या क्या प्रूव करा था नेशनल मूवमेंट में? एक तो फ्रीडम को, इक्वालिटी को, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग को। उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट क्योंकि हमारा पैसे से चल रही है, हम जो टैक्स दे रहे हैं उस पैसे से गवर्नमेंट चल रही है, तो हमारा अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेक करने का कि क्या वो सही है या वो गलत है। अगर वो गलत है तो हमको गवर्नमेंट को बताना चाहिए, और अगर वो फिर भी नहीं सुन रही है तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जैसे हमने अभी बात करी, उसको हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। अगर कोई जाता था, वॉइस उठाता था कि आप ये गलत कर रहे हो, तो उसको पुलिस में दे देते थे, जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जब लोगों ने देखा कि कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती है, उनको डर था, ठीक है। ये सारा मैंने आपको क्यों समझाया है, या आपकी बुक ने आपको क्यों समझाया है, जिससे कि आप समझ सके कि उनको क्या हुआ था, किसके कारण हमने डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, और किसके कारण हमने पार्लियामेंट की स्टैब्लिशमेंट करी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है टाइम टू टाइम। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जो थे, नेशनलिस्ट कौन थे? जो नेशनल मूवमेंट को चला रहे थे, ठीक है। नेशनलिस्ट ये वो लोग थे, पढ़े लिखे भी थे कुछ, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें जानकारी थी, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे कि हमारे फ्रीडम, इक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग ये कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने देखा था कि अदर कंट्रीज के अंदर, मतलब बाहर की जो और कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उसके अंदर किस तरीके से फ्रीडम लोगों को दी जा रही थी, कैसे लोगों को इक्वालिटी दी जा रही थी, कैसे लोग अपनी गवर्नमेंट को चला पा रहे थे। और उस दूसरी तरफ उनने जब देखा कि हम वो चीज के लिए पीछे रह रहे हैं, तो नेशनलिस्ट ने क्या करा? began to openly criticize the British government and make demands। इन्होंने क्या करा? ओपन क्रिटिसिज्म करा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। इन्होंने ओपन क्रिटिसिज्म करा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उनके सामने डिमांड्स रखी। ओपन क्रिटिसिज्म करा प्लस डिमांड्स रखी कि हमको एक ऐसा नेशन चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पे उसके लोगों को फ्रीडम मिल रही हो, जहाँ पे उसके लोगों को इक्वालिटी मिल रही हो, और जहाँ पे उधर के लोग अपना डिसीजन बता सके, अपनी राय, अपना मत दे सके, ठीक है। तो उसके कारण इंडियन नेशनल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी, जो अभी कांग्रेस प्रेजेंट डे में है, उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई 1885, ठीक है, दिसंबर में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई। इसके अंदर क्या हुआ? इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। इसने, कांग्रेस ने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्टेड लोग हो, क्या हो? इलेक्टेड पीपल हो। इलेक्टेड पीपल का मतलब क्या है? जो लोगों के द्वारा वोट के थ्रू इलेक्ट हुए हो, जिसे ऐसे लोगों को जिन्हें वोट के द्वारा चुना गया है, ठीक है। और वहां पे वो क्वेश्चंस कर सके, किसके ऊपर क्वेश्चंस कर सके वो लोग? बजट के ऊपर। आप सभी को पता है कि बजट अपना सेशन होता है, मार्च से शुरू हो जाता है, अप्रैल तक, मई तक चलता है। उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे कि हम कितना पैसा, एक्सपेंडिचर कितना करेगी गवर्नमेंट, कौन कौन सी फील्ड के अंदर कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड करेगी गवर्नमेंट, किस तरीके से उसकी टैक्सेशन पॉलिसी होगी, मतलब वो टैक्स कितना लेगी,
ठीक है, पहली बात उसमें क्वेश्चन क्या है, टैक्स कितना लेगी वो, और दूसरी चीज पे बात करेंगे हम कि कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा, मतलब कितना वो खर्च करेगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस चाहती थी इंडियन नेशनल गवर्नमेंट की उस पे बात हो। ठीक है, ये सब आपकी बुक का ही कंटेंट है, उसको मैंने बस एक सिंक्रोनाइज वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करा है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसी में थोड़ा आगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट जब हमने बहुत सारी लड़ाई स्ट्रगल करा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया एक 1909। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे ध्यान रख लेना, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर ये चीज हुई कि कुछ लोगों को इलेक्शन के लिए अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इस एक्ट के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन अलाउड हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्टेड बट फॉर सम पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फॉर सम पीपल, मतलब कुछ ही लोगों के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन आया था, फॉर सम पीपल। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर आगे मूव ऑन करते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ कलोनियल रूल, जो कि कलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का जो रूल था, वो किस तरीके से हमको स्ट्रगल करा था, हमने उसके किस तरीके से हम मजबूर हो गए थे, उस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा कि हमें एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे लोगों को इक्वल राइट्स मिल रही है, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट फ्रांस से आए थे, अगर आप हायर क्लासेस में देखेंगे इसी टाइप के चैप्टर्स में कि फ्रांस में ये कॉन्सेप्ट आया था इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी द सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया के ऐसे सिटीजन्स हो जो कि फ्री हो। ठीक है, मतलब अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में फ्री हो, अपने लिए काम करने में फ्री हो, और जो वो करना चाहे उन सभी चीज़ के लिए वो फ्री हो। ठीक है, the dreams and the aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. So after 2000 years ago, ब्रिटिशर्स के 200 साल के जो अत्याचार भरा जो हमारा साल निकले, जो हमारी सेंचुरीज निकली, 2 सेंचुरीज जो हमारी निकली, उसके बाद हम लोग सक्सेसफुल हो गए किसके अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडियाज फ्री कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया के लिए हम एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ पाए। इसके अंदर हमने क्या करा, लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा सा टर्म क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सा। अगर जिसको नहीं पता है उसको ये बता दिया जाए कि ये चीज वोट के लिए है। जो भी अडल्ट, अडल्ट बोले तो 21 ईयर्स ऑफ एज, एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स, मतलब कि वो मेन हो विमेन हो, सभी 21 ईयर्स के लोगों को राइट टू वोट दिया गया, राइट टू वोट। अब बाद में इसमें अमेंडमेंट करके अडल्ट फ्रेंचाइज में इस एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स बना दिया। ठीक है, बाद में ये हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 21 ईयर्स था अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए क्राइटेरिया, अब उसको 18 ईयर्स बना दिया है। ठीक है, अब हर एक 18 ईयर ओल्ड पर्सन अडल्ट वोट कर सकता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव वो मेन है फीमेल है क्या है, वो फर्क नहीं पड़ता है, वो अपर कास्ट है, वो रिचर पीपल है, वो लोअर पीपल है, ये सारी चीज़ें अब डिपेंड नहीं करती हैं। हर एक जना जो कि भारत का नागरिक है, 18 साल का है, वो वोट दे सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्या है कि पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे जो लोग बाग हैं, और वो लोग किन किन को इलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपना डिसीजन दे रहे हैं उन्हें। ठीक है,
तो अभी तक हमने बात कर ली कि हमको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत क्यों थी, पूरा अपन ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कराया कि पार्लियामेंट के लिए पहला आइडिया कहाँ से आया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और पहला आइडिया कहाँ से आया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या फिर हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक के अंदर गिवन है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अंदर हम बात करेंगे कि पीपल ने अपनी किस तरीके से चॉइसेस रखी। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट दैट इज द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसके अंदर क्या था कि लोगों की किस तरीके से आइडिया ऑफ कंसेंट, मतलब लोग अपना कंसेंट किस तरीके से देंगे, किस तरीके से देंगे अपने इलेक्शन, कंसेंट किस तरीके से देंगे लोग बाग, इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के अंदर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स बोले तो कि वे लोग जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और जिनके जो पोर्टफोलियोज है, मतलब कि जिनकी जो राय, जो एक पूरा प्रोस्पेक्टस होता है, आपको पता हो कि वो चुनाव से पहले बताते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो सारे प्रोस्पेक्टस को वो लोग सिटीजन्स देखते हैं, उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर किस तरीके से अपना जो डिजायर है, ये आइडिया और कंसेंट के अंदर क्या है, डिजायर, डिजायर बोले तो इच्छा, अप्रूवल कि हाँ भाई ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए है, जैसे किसान लोग होते हैं वो अपना हित देखते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने लिए देखते हैं कि हमारे लिए क्या करेगी गवर्नमेंट अगर इलेक्ट होगी तो, ये सारी चीजें होती है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मतलब सब लोग वोट देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर और लोगों, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। And then the basic idea in this kind of democracy is that individual or the citizen is the most important person, and that in principle government as well as other public institutions need to have trust in these. It means this is saying that basic idea क्या है, मतलब नींव क्या रखी गई है इस चीज की कि people जो है individual और citizen, okay, individual or citizen are the basic need of this constitution, are the basic criteria, most important, they are the most important person, most important, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये ही लोग होंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट किस टाइप की, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट and other institutions should trust them, मतलब कि ये जो लोग इलेक्ट करेंगे, ये जो चीज़ें गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेंगे, उसके ऊपर कोई भी ये नहीं कह सकता कि सिटीजन्स गलत है, कोई भी ऐसा डिक्टेटर नहीं आ सकता या कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, अगर अपोजिशन गवर्नमेंट है तो वो ये नहीं कह सकती कि जो लोगों की राय है वो गलत है और इनको कोई अधिकार नहीं है, हमें रूल करना चाहिए, ठीक है। जो लोगों ने कह दिया वही पत्थर की लकीर होगी, शुड ट्रस्ट देम, ठीक है। चलिए, अब इस सेक्शन के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था, इन दिस सेंस थ्रू इट्स चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इसका यही मतलब है कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जिसको लोगों ने चूज करा है वही गवर्नमेंट को चलाएंगे, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स विल फॉर्म द गवर्नमेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि इसके अंदर हमने सिर्फ इतना ही डिस्कशन करा था कि क्यों पीपल का पार्टिसिपेशन जरूरी है इलेक्शंस के अंदर, और किस तरीके से गवर्नमेंट को जो पीपल का डिसीजन है इलेक्शन के अंदर उसको अबाइड करना होता है, और किस तरीके से जो लोगों ने चुना है अपना रिप्रेजेंटेटिव वही फाइनल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी द रोल ऑफ पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से तो यही आएगा, रोल ऑफ पार्लियामेंट। बाकी वो जो हमने दो टॉपिक करे हैं उसमें से शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं, इसके अंदर से बड़े क्वेश्चन आएगा जैसे 5 मार्क्स का कि व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या क्या काम है।
हमने ये पढ़ लिया कि पार्लियामेंट को हिस्ट्री क्या है, कि पार्लियामेंट किस तरीके से इवॉल्व हुआ। अब जो हमने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करे थे उनकी हमको एक मीटिंग करनी है, तो वो कहाँ पे होगी, उस मीटिंग के लिए हमको कोई जगह तो चाहिए होगी, तो इसीलिए इस पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी। आइए देखिए इसके क्या क्या काम है। क्रिएटेड आफ्टर, ये कब क्रिएट हुआ था, ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि क्रिएटेड आफ्टर, इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है ये। बना पहले दिया था ब्रिटिशर्स ने, पर हम इसको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे आफ्टर डेमोक्रेसी इसको कंसीडर करने लगे। द इंडियन पार्लियामेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल एंड हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। These are participation by the people in decision making process and governed by consent। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, यही चीज आपको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी है, ठीक है। यही चीज आपको, अगर कोई 5 मार्क्स का आंसर आ रहा है तो पहले इसी से स्टार्ट करना है आपको, उसके बाद आप पॉइंट्स के अंदर इसके रोल्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस इन एवरी 5 ईयर। लोकसभा आपको पता है लोअर हाउस होता है, ठीक है, ये हर 5 साल के अंदर इलेक्ट होता है। और राज्यसभा जो होता है वो 6 साल के टेन्योर पे होता है, जिसके मेंबर्स बार बार 1/3 मेंबर हर साल, 1/3 मेंबर्स हर साल रिजाइन करते हैं, मतलब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है इसलिए वो रिजाइन करते हैं आफ्टर एवरी 1 ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दी है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब क्या है, जैसे देखिए ये हमारी पूरी कंट्री है, ठीक है, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बांट दिया है, जिससे कि हम ये देख सके कि गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्ट, कहाँ कहाँ से क्या क्या लोग इलेक्ट कर सकते हैं, रिजर्वेशन भी देने होते हैं हमको। तो ऐसे पूरी कंट्री को हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया है। अब जरूरी नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट के हिसाब से होंगी, ठीक है, एक स्टेट के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हम बना सकते हैं अगर वो बड़ा स्टेट है तो, ठीक है। इसके अंदर से लोग बाग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके यहाँ पे सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं हमारे लिए, ठीक है। और फिर वो उनमें से अपने मेंबर को, एक जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी को, उसी को पीएम इलेक्ट कर देते हैं। और फिर सभी लोग मिलके, राज्यसभा के और लोकसभा के लोग मिलके, जो हमारे 2 हाउसेज है उन दोनों हाउसेज के लोग मिलके किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो देखिए पहले आपने इलेक्ट किसको करा, रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जैसे 3-4 लोग खड़े हो गए, हर एक अलग अलग पार्टी के या कुछ इंडिविजुअल लोग खड़े हो गए, उनमें से आपने एक को चूज कर लिया, ठीक है। अब ये एक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का गया, एक इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग जाएंगे, लोकसभा की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में तो इलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है। फिर वो लोकसभा के मेंबर अपने में से जो फेमस होगा, जो जीता है, ज्यादा मेजोरिटी पार्टी का होगा, उसके लीडर को पीएम बना दिया जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों हाउसेस के लोग मिलके अपने में से एक किसी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन दे देते हैं। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होती है और इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर से एक जने को मेंबर बना देता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं जिसे हम। 1 member फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1 constituency विल गिव 1 member ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। The candidates who contest election usually belongs to different political party, अलग अलग political party के लोग होते हैं ये लोग। Once elected, these candidate becomes a member of parliament और MP, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। Once election to the parliament have taken place, parliament need to perform the other functions। फिर ये other क्या functions होते हैं इस parliament के, ये हम देखेंगे, ठीक है। More than half of the chapter हमने cover कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या काम होता है, रोल क्या होता है, टू सेलेक्ट, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि और क्या काम हो सकता है इस नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, क्या करेंगे। इसके अंदर ब्रीफ दे रखा है आपको, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पीएम इलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इसको इन ब्रीफ सारे पॉइंट ले लेते हैं, फिर एक 1 by 1 हम इन सभी को डिस्कस करें लेंगे, ठीक है। तो पहला तो होता है नेशनल गवर्नमेंट को, इसके अंदर भी बहुत सारे की वर्ड्स हैं जो अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, पहले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है।
टू कंट्रोल एंड गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, ठीक है, गाइड, ये सब सिंपल वर्ड्स है जिससे आप समझ पा रहे हैं, एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पे हमने जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव चुना था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अगर ये जाके इन इधर के लोगों के लिए, ठीक है, इधर के जो लोग हैं उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा, उनके लिए काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे फार्मर्स रहते हैं, मान लीजिए ये कम्युनिटी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स रहते हैं, तो अगर ये जाके उधर फार्मर्स के लिए जो एक्ट नहीं लाएगा, उनके लिए बेनिफिट्स नहीं लाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट होगा? नहीं हो पाएगा। इसको अगले साल वो लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, फिर थर्ड मेंबर को कर देंगे या सेकंड को कर देंगे, वो जाके उनके लिए करेगा, तो उसको फिर नेक्स्ट टेन्योर के लिए भी इलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? लॉ मेकिंग। लॉ बनाते हैं, आप सभी को पता है, लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, तो लॉ मेकिंग। ये सारे 3 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स है, इसके अंदर आपको इलैबोरेट डिस्कशन भी करेंगे अभी हम, ठीक है।